आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारत में उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। भारत में उद्योग। अब सबसे पहले देखेंगे उद्योग क्या है या उद्योग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो उद्योग उसे कहते हैं जहाँ पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अब जैसे इसमें बताया गया कि मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ वस्तुएं प्रकृति से सीधे वह प्राप्त करता है, मतलब डायरेक्ट उसे प्राप्त हो जाता है, और कुछ प्रकृति के सहयोग से पैदा करता है तथा कुछ वस्तुओं को प्राकृतिक कारकों के सहयोग से निर्माण करते हैं। जैसे कि जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उसका हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसको परिवर्तित कर लेते हैं। फिर मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य जो है वह उद्योग कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वह उद्योग कहलाता है। वर्तमान में औद्योगिक विकास पर ही आर्थिक विकास निर्भर है। जैसे आर्थिक विकास से मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार होता है और साथ ही साथ राष्ट्र भी मजबूत होता है। औद्योगिक विकास के लिए निम्न परिस्थितियां उपलब्ध हैं। जैसे भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल है। यहाँ की अधिकांश प्रदेशों में जलवायु की दशाएं जो है सामान्य हैं। यहाँ पर सस्ता श्रम उपलब्ध है। खनिज, वन व प्रकृति, कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। परिवहन तंत्र भी समुचित फैला हुआ है और यहाँ पर जनसंख्या का भी विशाल बाजार उपलब्ध है, मतलब यहाँ पर मानव संसाधन भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। इसी तरह से हम तकनीकी पूंजी का अलग अलग जो भारतीय औद्योगिक प्रगति के लिए मुख्य बाधाएं हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ औद्योगिक विकास में इनको सजग और निरंतर सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। फिर है उद्योगों के प्रकार। उद्योगों के प्रकार भी स्वामित्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, इस तरह से हम उद्योगों का भी अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार होता है, सरकारी उद्योग जिसमें सरकार उसको नियंत्रित करता है, फिर मिश्रित उद्योग जिसमें कि सरकारी और निजी उद्योग दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं, जिसमें सरकारी नियम लागू होते हैं। फिर सहकारी उद्योग में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 या 12 लोग मिलकर उस उद्योग को चलाते हैं। फिर उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उपभोग। आधारभूत उद्योग के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग को कहा जाता है, जिसमें कि लोहा जो है हमारे यहाँ देश के विकास की लोहा अत्यंत आवश्यक हो जाता है, हर कार्य में लोहा का उपयोग होता है। फिर उपभोक्ता उद्योग, ये उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम आते हैं, जैसे वस्त्र, चीनी, कागज इत्यादि, जो हमारे दैनिक आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। फिर आकार के आधार पर इसमें बृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। बृहद उद्योग वे होते हैं जिसमें कि 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत लगी हुई होती है, जैसे कि टाटा आयरन स्टील कंपनी। फिर मध्यम उद्योग जिसमें 5 या 10 करोड़ के मध्य खर्च किया जाता है, जैसे कि चमड़ा उद्योग। उसी तरह से लघु उद्योग जिसमें 2 से 5 करोड़ रुपए खर्च होता है, लाख उद्योग, कागज उद्योग, शक्कर उद्योग, ये सारी चीज़ें जो लघु उद्योग के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर कुटीर उद्योग हैं जिसमें कि पूंजी निवेश के नाम मात्र का होता है, जिसमें जो परिवार या परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाया जाए, जिसमें 5 या 10 लोग मिलकर उस कार्य को करते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। फिर है तैयार माल की प्रकृति के आधार पर। इसके लिए भी 2 प्रकार के उद्योग हैं, जैसे भारी उद्योग में भारी वस्तुओं, मशीनों आदि का निर्माण किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर बनाने का कारखाना। फिर है हल्के उद्योग जिसमें दैनिक उपयोग की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कि खिलौना उद्योग। मतलब इसके अंतर्गत और भी छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं की पूर्ति करती हैं, वे हल्के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। फिर कच्चे माल के आधार पर इसमें 3 प्रकार के हैं, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग का उत्पादन, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि यह कृषि पर आधारित है, क्योंकि खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है, उसके बाद उससे कपास निकाला जाता है, धागा बनाया जाता है, फिर उसका कपड़ा बुना जाता है। फिर खनिज पर आधारित उद्योग, जिससे कि कच्चा माल जो है खनिजों से प्राप्त होता है, जो कि हम भूमि खुदाई करके खनिज निकालते हैं। जैसे पहले भी हमने संसाधन के अंतर्गत ये पढ़ चुके हैं, खनिज संसाधन क्या है। उसके अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग है। फिर है वन आधारित उद्योग, मतलब वन आधारित उद्योग जिससे कि वनों से कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे लाख है, गोंद है, कागज है और शहद है, ये सारी चीज़ें जो है वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। फिर भारत में विशिष्ट उद्योग एवं उनका वितरण, कई उद्योग हैं जिनका कि वितरण हम उद्योगों को सरल होता है और कच्चे माल के आधार पर प्रत्येक उद्योग को पृथक पहचान होती है, क्योंकि कच्चा माल प्रत्येक उद्योग की आवश्यकता होती है और कच्चे माल
उद्योगों का भोजन कहते हैं। स्वाभाविक है, कच्चा माल जो है उद्योगों का भोजन कहलाता है। यदि हमें कच्चा माल प्राप्त नहीं होगा तो उद्योग नहीं चलेंगे, उद्योग नहीं चलेंगे तो हमारी आवश्यकताएं की वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा। फिर है कृषि मूल्य संवर्धन। अब कृषि मूल्य संवर्धन क्या है? भारत में कृषि जो प्रधान देश है हमारा देश, जिसमें कि भारत जो है अर्थव्यवस्था जो कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मूल्य संवर्धन से तात्पर्य है कि कृषकों द्वारा ग्रामीण स्तर पर कृषि उपजों के रूप में गुणों में परिवर्तन द्वारा उन्हें अधिक उपयोगी बनाना, जिसे वे स्वयं अधिक कीमत पर बेचकर लाभ अर्जित कर सकें। मतलब जो उन लोग निर्माण करते हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं, खेती करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। उनको उनका जो पैसा मिलना चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, वह उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। इसके लिए कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता है। अब इसमें कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता, यद्यपि कृषि देश का मुख्य व्यवसाय रहा है, यद्यपि उनके कारणों एक तो कृषि उत्पादकता कम है, दूसरी कृषि की आर्थिक स्थिति दयनीय है, तीसरे फसलों का एक बड़ा भाग जो है व्यर्थ नष्ट हो जाता है। जिस तरह से अभी बताया कि बहुत सा फसल जो है नष्ट हो जाता है, उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता। इस प्रकार ब्रिटेन में प्रतिवर्ष फल व सब्जियों को जितनी मात्रा में उपयोग किया जाता है, भारत में प्रतिवर्ष उतनी ही मात्रा में फल सब्जियां जो हैं नष्ट हो जाती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए एक कारगर उपाय ही है जो मूल्य संवर्धन है। कृषि संवर्धन के लाभ। अब कृषि संवर्धन के लाभ क्या हैं? अधिक मूल्य की प्राप्ति। यदि कृषि संवर्धन से सबसे अधिक मूल्य की प्राप्ति इसलिए होगी क्योंकि हम यदि किसानों से हम स्वयं उसे लेकर उसे मूल्य उसे देंगे। फिर मध्यस्थों के स्थान पर कृषकों को लाभ। मध्यस्थ जैसे कि बीच में बिचौलिए होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, किसानों से वो सामान खरीदते हैं और उसको फिर दुगने दामों में वे बाहर जाकर बेचते हैं। इससे लाभ जो है वो मध्यस्थों को मिलता है, कृषकों को लाभ नहीं मिल पाता है। फिर उपजों की बर्बादी पर रोक। जिस तरह से अभी मैंने बताया कि जो किसान जो खेती करते हैं उसमें बहुत सारी सब्जियां जो हैं, अभी आप ये लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि बहुत सी सब्जियां जो हैं वैसे ही रास्ते में लोग फेंक रहे थे, तो उसको भी हम दूसरे तरह से उपयोग करके उस उपज की बर्बादी को भी रोक सकते हैं। अब मूल्य संवर्धन के उपाय, मतलब ये जो लाभ है इसको हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आटा एवं दलिया। अब आटा और दलिया किससे बनता है? गेहूँ से बनता है। गेहूँ यदि हम खरीद रहे हैं तो वह हम यदि 12 रुपये या 13 रुपये किलो खरीद रहे हैं, तो यदि दलिया बेचेंगे तो वो 26 रुपये किलो बिकेगा, और आटा बिकेगा तो वह 19 रुपये किलो बिकेगा। इससे क्या है, गेहूँ को से यदि हम फ़ायदा उठाना है तो आटा या दलिया बनाकर हम उसे बेच सकते हैं। उसी तरह है भजिया, बड़ियाँ और बिजोरे। बड़ियाँ और बिजोरे जो कुम्हड़े से बनते हैं और उड़द की दाल से बनते हैं, ये मिलाकर हम उनसे बड़ी और बिजौरे बनाकर बेचकर उससे हम लाभ कमा सकते हैं। उसी तरह से पापड़ हैं, आलू के पापड़ भी बनते हैं, न दाल के भी पापड़ बनते हैं, जिस तरह से तुम लोग उपयोग करते हो। उसी तरह से गुलकंद है। गुलकंद भी गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है। माउथ फ्रेशर, यह भी उसी से बनता है। फिर मक्खन, घी, पनीर, जैसे कि मान लो दूध अधिक उत्पादन हो रहा है तो उससे हम मक्खन बनाकर, घी बनाकर, पनीर बनाकर या दूध से संबंधित और भी मिठाइयाँ बनाकर हम उससे अपना लाभ कमा सकते हैं। उसी प्रकार से सेवैयाँ हैं। सेवैयाँ भी मैदा और आटा से बनता है, आप उसे बनाकर भी अपना लाभ कमा सकते हैं। फिर शुष्कन द्वारा मूल्य संवर्धन। शुष्कन ये चीज़ है कि जो वस्तुएं हैं जिसे हम सुखाकर बेच सकते हैं, उसे सुखाकर बेचकर भी हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर चिप्स है, जिस तरह से आलू है, यदि हम आलू खरीदते हैं 5 रुपये का, तुम लोग देखते हो कि पैकेट में 5 रुपये का लेते हो तो उसमें 10-12 ही चिप्स निकलते हैं। यदि हम घर में एक आलू से बनाएंगे तो उससे ज़्यादा चिप्स बन जाते हैं, तो इस तरह से हम वह भी लाभ कमा सकते हैं। फिर सॉस, केचप, चटनियाँ, जिस तरह से आप लोगों ने अभी देखा होगा कि टमाटर भी लोग बहुत फेंक रहे थे क्योंकि सड़ रहे थे, ख़राब हो रहे थे। यदि हम उसको सॉस, केचप या चटनियाँ बनाकर उसका उपयोग करते तो उससे किसानों को अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उसी तरह से अचार है, अचार भी बहुत प्रकार से बनते हैं। आम है, नींबू है, आंवला है, इस तरह से हम उसको लाकर अचार बना के उससे अधिक लाभ कमा सकते हैं। यदि हम डायरेक्ट यदि आंवला, आम और ये बेचेंगे तो हमको उसका कम पैसा मिलेगा, लेकिन अचार बना के बेचेंगे तो उससे ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा। फिर जैम, जेली और मुरब्बे। जैम, जेली, मुरब्बे भी आंवले से भी बनता है, अमरूद से भी बनता है, आम से भी बनता है। इस तरह से बनाकर भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब है शरबत। शरबत भी हम, आम का शरबत है, नींबू का शरबत है, ये सारी चीज़ें बनाकर भी हम मूल्य के अच्छा से अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर कृषि को मूल्य संवर्धन हेतु उपायों को क्रियान्वयन करना आवश्यक है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें किस तरह से करना है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में धन, शिक्षा, प्रशिक्षण,
प्रबंधन आदि पूरा करने के लिए भी कृषकों को मूल्य संवर्धन हेतु सक्षम बनाया जा सकता है। यदि उनको मूल्य संवर्धन का लाभ देना है तो उन्हें प्रशिक्षण देना होगा, उसके बारे में समझाना होगा, उसके बारे में प्रबंध करना होगा। जैसे कृषकों को मूल्य संवर्धन संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करना। कृषकों को ये सारी जानकारियाँ, सरकारी जो लाभ मिलते हैं उसकी जानकारी कृषकों को बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके लिए उन्हें उससे संबंधित जानकारी उन्हें प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। फिर आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। आवश्यक प्रशिक्षण, जैसे अभी हमने बताया कि मतलब ये चीज़ें कैसे करना है, अब उनको मालूम ही नहीं कि बड़ी कैसे बनाना, उसको अधिक समय तक के लिए स्टोर कैसे करना है, ये सारे प्रशिक्षण भी उन्हें देना आवश्यक हो जाता है। फिर है वित्त आपूर्ति। अब वित्त आपूर्ति क्या है? उनको धन का पर्याप्त व्यवस्था करना। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे अपना उद्योग स्थापित कर सकें या लघु उद्योग स्थापित कर सकें या पैसा लगा सकते हैं, उसके लिए भी पूंजी की पूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। फिर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। तकनीकी सहायता ऐसे जैसे पैकिंग करना है, उसको सुखाना है, उसको अधिक समय तक के लिए रखना है तो कैसे रखना है, वे सारी चीज़ें भी उन्हें बताना आवश्यक है। फिर विपणन व्यवस्था एवं प्रचार प्रसार। विपणन व्यवस्था वही कि उन्हें वहाँ दुकान तक भेजना कैसे है, उसके साथ साथ उसका प्रचार प्रसार कैसे करना है, विज्ञापन कैसे करना है, इसके बारे में भी उन्हें बताना आवश्यक है। फिर कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन ग्रामीण एवं गाँवों के उन्नयन अत्यधिक सहायक है। यदि शासक उपयुक्त उपाय अपनाता है तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक होगी। फिर है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सर्वाधिक संगठित एवं सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। आधुनिक उद्योग में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना जो है 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, किंतु सफल ना हो सका। फिर भारत का प्रथम आधुनिक सफल कारखाना जो था 1851 में मुंबई में खोला गया था, जिसके संस्थापक श्री नाना भाई डाबर थे। मुंबई में उस उद्योग में सर्वाधिक विकसित होने के कारण मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है और उद्योग उसके बाद अहमदाबाद नगर में भी केंद्रीकृत होने के कारण उसे भारत की मैनचेस्टर की संज्ञा भी दी गई। धन्यवाद।